Here we have a question from UPSC CSC Mains 2025. 2025 मेंस में क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने रिलेटेड टू यू कैन से बेसिक ज्योग्राफी. तो गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड. पूछा जा रहा है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है आपसे. क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. किस चीज का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स. और ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स कहां पे? अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट स्पेसिफिकली इन इंडिया. तो द वेरी बेसिक फर्स्ट मिस्टेक दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैव कमिटेड इज दैट either they have went on writing only about offshore oil reserves of India. तो एक तो वर्ल्ड है, नॉट इंडिया. तो वर्ल्ड के बारे में लिखना है, सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं लिखना है. Second is question is asking you to give geographical explanation of the distribution of offshore. तो offshore और onshore पहले पता होना चाहिए, वो तो पता होगा आप लोगों को. बट geographical explanation का मतलब सिर्फ लिस्टिंग आउट नहीं है. बहुत सारे केसेस में क्या है कि एस्पिरेंट्स ने सिर्फ लिस्ट आउट कर दिया कि offshore oil reserves are located at this place, this place, this place. They give all the examples in like very short bullet crisp list, but they miss the term explanation. How those offshore reserves, oil reserves, are located in that particular region. Why? What is the reason behind that? इस चीज को जियोग्राफिकली एक्सप्लेन करना है. भाई कोई तो रीजन रहा होगा कि व्हाई पर्टिकुलर ऑयल रिजर्व्स, ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दैट एरिया. अब गल्फ ऑफ मेक्सिको में अगर है तो व्हाई इट इज लोकेटेड इन दैट एरिया, कोई तो रीजन रहा होगा. अब वो रीजन का ना जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग यू टू गिव. And how are they different from onshore occurrences of oil reserves? तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. सेकेंड पार्ट इज अबाउट आस्किंग यू टू गिव द डिफरेंस कि भाई ऑफशोर और ऑनशोर दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दीजिए आप. अब यहां पे एक बहुत बेसिक सा मिस्टेक है दैट एस्पिरेंट्स मे डू इज लाइक दे गो ऑन गिविंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बोथ. तो अपना वर्ड लिमिट फालतू में वो ईट अप कर लेंगे. One very important thing that is also relevant to this question is that writing a proportionate answer. तो मैं हमेशा कहता हूं कि proportionate लिखना है. Proportionate means if the question is having two parts, then and it is like say here it is 250 words, then your answer should be having equivalent number of words or equivalent number of space डिवोटेड टू बोथ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सो अगर दो पार्ट में क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स है तो सपोज कीजिए आपने 30 का इंट्रो और कंक्लूजन लिख दिया, तो ये तो आपका 60 वर्ड्स ऐसे हो गए. और 250 में से अगर आप इसको लेस करते हैं तो नियरली अराउंड 190 वर्ड्स में आपको लिखना है बॉडी ऑफ द आंसर. दिस बॉडी ऑफ द आंसर इफ द क्वेश्चन इज हैविंग टू पार्ट्स तो इक्विवेलेंट होना चाहिए. पहले पार्ट में भी नियरली आप मान लीजिए कि 100 वर्ड्स लिख दिया, दूसरे में 90 लिख दिया, या 110 लिख दिया, 80 लिख दिया. क्या ये दीज थिंग्स आर फेयर इनफ, ऐसे लिख सकते हैं आप. व्हाट यू शुड नॉट डू इज लाइक राइटिंग द फर्स्ट पार्ट इन 40 वर्ड्स एंड राइटिंग द सेकेंड पार्ट इन 150 वर्ड्स और 150 वर्ड्स. सो दिस इज नॉट प्रोपोर्शनेट. ऐसे नहीं लिखना है आपको. एक पार्ट को आपने लिख दिया 50 वर्ड्स में, एक पार्ट को लिख दिया 140 वर्ड्स में. तो इस तरीके से यू शुड अवॉइड राइटिंग. सो राइटिंग अ प्रोपोर्शनेट आंसर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये तो बात होगी प्रोपोर्शनेट आंसर लिखने की. दूसरी बात, आपको स्टूडेंट्स लाइक हैव कमिटेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. वेरी बेसिक मिस्टेक जो मैंने पहले बताया कि दे मिस्ड द टर्म जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एंड दे वेंट आउट लिस्टिंग द major offshore oil reserves across the world. और उन्हें लगा कि they have written the answer but actually they did not meet the contextual demand of the question. So writing the question which is contextually relevant is also important. तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमें. Now coming to the answer, what would be the like brief answer, what would the answer may contain this to this question. सबसे पहली बात, you will write an introduction.
अब जब इंट्रो लिखेंगे आप, intro should be like a brief preamble to your answer. आप whatever answer you are going to write, try to touch all the aspects very briefly in the introduction. Also, in other way, you can write like if the question is giving two parts, then try to touch both the parts in your introduction. एक ब्रीफ 20-30 वर्ड्स का आपको सेंटेंस लिखना है, एक या दो सेंटेंस, उसमें आपको दोनों चीजों को बताना है कि ओके यू टच्ड बोथ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब यहां पे क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप? द इंट्रोडक्शन, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर कुड बी इज लाइक ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स। पहले तो आप ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स को डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स रेफर टू हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स लोकेटेड बीनीथ ओशियानिक एंड सी फ्लोर्स। तो क्या है भाई कि ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स जो हैं दे आर दे रेफर टू हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स। तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स हैं। ये डिपॉजिट्स कहां लोकेटेड हैं? लोकेटेड बीनीथ ओशियानिक एंड सी फ्लोर्स, है कि नहीं? व्हाट वी डिड, वी डिफाइंड ऑफशोर ऑयल रिजर्व। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट को वी डेल्ट इन द इंट्रोडक्शन। वी शुड ऑल्सो डील इन द इंट्रोडक्शन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तभी तो हमारा प्रीएम्बल बनेगा वो आंसर का। वी कैन राइट लाइक विद राइजिंग ऑनशोर डिप्लीशन। तो क्या हो रहा है कि ऑनशोर डिप्लीशन, ऑफशोर लिख दिया, नाउ राइट ऑनशोर। ऑनशोर डिप्लीशन इज राइजिंग। अब इस केस में बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग ऑनशोर डिप्लीशन, these offshore become crucial to global energy security. डिप्लीशन राइज हो रहा है ऑनशोर का, याद रखिएगा ऑनशोर का। तो दिस ऑफशोर जो है बिकम्स क्रूशियल, है कि नहीं? सो दिस वे वी रोट एन इंट्रोडक्शन, बहुत सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन वी रोट। Next, you should be writing the body. The body of your answer will be having two parts. The first part is this geographical explanation. So before writing the geographical explanation, पहले तो आपको बताना पड़ेगा, you need to highlight that what are the locations, major locations across the world where these offshore oil reserves are located. So you can write about Persian Gulf region, मिडिल ईस्ट, है कि नहीं? आप मिडिल ईस्ट के बारे में बता सकते हैं। यू राइट अबाउट नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के बारे में बता सकते हैं आप। यू राइट अबाउट गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगी तभी बताओगे ना कि आप ऑफशोर अगर ऑयल रिजर्व के बारे में आप बात कर रहे हो तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। यू राइट अबाउट गल्फ ऑफ मेक्सिको, यू राइट अबाउट वेस्ट अफ्रीका, बहुत सारे हैं। अब इन सबको हमने बता तो दिया, we wrote about them, we highlighted the location, but we also need to write the geographical explanation that why at these places offshore oil reserves are being found. अब ये geographical explanation देने के लिए you need to connect it with geography, that and you need to connect it with geography and connect like कि continental margins हैं ये सारे, है ना? ये सारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं एंड सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। तो क्या हुआ, हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन सेडिमेंट्री बेसिन से कनेक्ट किया इसको और बताया कि भाई साहब बिकॉज ऑफ दिस यहां पे ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड। आप और ये भी बता सकते हैं कि दीज आर कंट्रोल्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। और आप ये भी बता सकते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट डिपोजिशन, सेडिमेंट डिपोजिशन। ठीक है, तो हमने यहां पे इसको ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया, वी कनेक्टेड इट विथ ज्योग्राफी कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ बीइंग इन सेडिमेंट्री बेसिन्स, बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, बिकॉज ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन, these locations are full of offshore oil reserves
If you are writing this way, then you are actually giving the geographical explanation of this sentence, this question. Then come to the second part. Second part is asking you to give simple difference. The simple difference, you can either make a table of 2 columns of और on, और वहां पे आप सारे पॉइंट लिस्ट आउट कर सकते हैं. अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते, देन यू कैन राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, 1 पैराग्राफ में ऑफशोर का, उसके नीचे ऑनशोर का. अब किस तरीके के डिफरेंसेस दे सकते हैं आप? तो यू कैन गिव डिफरेंस रिगार्डिंग मरीन वर्सेस कॉन्टिनेंटल. पहली बात तो कि आपका लोकेशन वाला ही डिफरेंस है कि ऑफशोर जो है दैट इज इन काइंड ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, एंड जो ऑनशोर है दैट इज काइंड ऑफ कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट, लैंड बेस्ड है थोड़ा सा. देन यू कैन राइट अबाउट द एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस. एक्सप्लोरेशन के जो चैलेंजेस हैं, किस तरीके चैलेंजेस कि भाई जो ऑनशोर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, अ लॉट ऑफ फंड्स, डिसेंट टेक्नोलॉजी, हाई फाई टेक्नोलॉजी. देन ओनली यू कैन ड्रिल द ऑयल रिजर्व्स फ्रॉम बीनीथ द वाटर. तो ये एक एक्सप्लोरेशन चैलेंज है. दिस इज ऑल्सो मेजर डिफरेंस. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज. जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स, दैट इज रिलेटेड टू लाइक ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल स्पिल हो जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है. तो these things you can highlight in the differences. आप इकोनॉमिक फैक्टर में बता सकते हैं लाइक कि जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स हैं दे हैव बीन डिस्कवर्ड क्वाइट लेट. ऑनशोर तो पहले से यूज में था, तो इनके लिए टेक एडवांसेज और फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है. इस तरीके से यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन एस्टैब्लिश द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर. आफ्टर राइटिंग दिस यू शुड राइट अ कंक्लूजन. ट्राई टू कंक्लूड योर आंसर वेरी ब्रीफली. कंक्लूड मीन्स पूरे आंसर का एक छोटा सा समरी दे दीजिए. एंड ट्राई टू बी अ काइंड ऑफ विजनरी, क्योंकि अगर ऑनशोर ऑफशोर दोनों पूछा गया है एंड इफ यू आर राइटिंग अ कंक्लूजन, तो कंक्लूजन आपका थोड़ा सा विजनरी रखें. फॉर एग्जांपल, you summarize the entire answer like offshore oil reserves represent a new frontier of hydrocarbon exploration. ये आपने समराइज कर दिया कि एक न्यू फ्रंटियर है. however their technological complexity, high cost, environmental sustainability, these call for responsible exploration. Responsible exploration. ठीक है, हमने क्या करा? We gave a brief summary of our entire answer and we connected it. Given its technological complexity, high cost and environmental sensitivity, it is very important that offshore oil reserves are explored responsibly. इस तरीके से दिस इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ विजनरी कंक्लूजन. और जब विजनरी कंक्लूजन देते हैं तो उसका इंपैक्ट दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट. So this way, if you are going to write an answer, certainly you are going to get very decent marks. Otherwise, you will remain in the you will remain stuck in the loop of 50% generic marks. कि 4.5-5 नंबर से ज्यादा आते ही नहीं है. But this is not reality. Try to be very much like to the point. Try to write contextually relevant answer and proportionate answer. Then you are certainly going to get very decent marks.